हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका BK2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं और ख़ास करके जिनका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा, तो ये सब क्वेश्चन सभी के लिए ज़रूरी है। ये क्लास 8 के लिए जितना ज़रूरी है उतना अदर एग्ज़ाम और अलग अलग क्लास के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन कल 8 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग 8 वाले लोग इसको ध्यान से 1 से 2 बार सुन लीजिए और उसके बाद अच्छा से आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, या नील की खेती लोग क्यों नहीं करना चाहते थे, तो आप इसमें लिखिएगा कि किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती से उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिलता था। अंग्रेजी हुकूमत के जमींदारी और व्यापारिक कंपनियां किसानों पर नील उगाने का दबाव डालती थी। इसके लिए उन्हें अपनी खाद्यान्न फसल छोड़नी पड़ती थी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती थी। नील की खेती में अधिक श्रम और कम मुनाफा होता था। देखिए क्या था कि नील का खेती करने के लिए किसान को इसलिए मजबूर करता था किसान लोग थी अंग्रेज लोग, क्योंकि अंग्रेज को इसमें ज़्यादा फायदा होता था। और किसान जिस भूमि पर नील का खेती करते थे वहाँ पर क्या होता था कि दूसरा फसल अच्छा नहीं हो पाता था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। अब किसान मेहनत ज़्यादा करे और श्रम ज़्यादा करे और मुनाफा बहुत कम हो, तो इससे इन लोग का मन भी थोड़ा छोटा हो जाता था। इसके अलावा ज़बरदस्ती कर वसूली और जितना खेती होता था उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था सरकार को, और अनेक तरह का शोषण होता था। इससे किसान बहुत परेशान रहते थे। इसीलिए वे नील की खेती से बचना चाहते थे। नील का खेती वाला अगर क्वेश्चन नहीं आया तो एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हम कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। ये दो में से एक क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो अस्थाई बंदोबस्त क्या है, तो आप लिखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक कर व्यवस्था थी। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसके तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बनाकर या मालिक मानकर उनसे अस्थाई कर तथा अस्थाई कर तय कर दिया गया था। मतलब क्या कर दिया था कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या कर दिया गया था कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो उसमें क्या किया था कि अंग्रेज लोग ना एक अलग तरह का व्यवस्था किया था। इसमें क्या किया था कि भारत के लोगों को जमींदार बना दिया, उसको भूमि का मालिक बना दिया और एक अस्थाई उससे टैक्स फिक्स कर दिया कि तुमको इतना वसूल करना है और हमको इतना देना है। और सरकार ने जमींदारों को निश्चित कर वसूलने का जो हक दे दिया, तो उससे एक तरह से किसान को परेशान किया जाता था और जमींदार के द्वारा कर वसूल किया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था। जमींदार किसानों से कर लेकर उसे सरकार तक पहुंचाते थे। कर की राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी, जिससे सरकार को निश्चित आय मिलती थी, लेकिन किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था और कई जगह शोषण की स्थिति पैदा हुई। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन को आसान बनाना था। मतलब अंग्रेज लोग क्या चाहते थे ना कि वो क्यों कितना किसान के पास जाएंगे टैक्स लेने के लिए, इसलिए भारत के लोगों को जमींदार बना दिए और बोले कि तुमको टैक्स किसान से कर वसूल करके लाना है, उसमें से एक हिस्सा उनको देंगे। 1/10 भाग होता था। आपको एक बार हम बता देते हैं लिख करके कि 1/10 भाग शायद उसमें होता था कि बोलते थे कि आप जैसे कि मान लेते हैं कि 10 मांग के लाएँ, 10 kg मांग के लाएँ, तो 1 kg हो जाता था जमींदार का और बाकी जो बचता था वो हो जाता था अंग्रेज का। 1/10 भाग ये रखते थे, 1 भाग जमींदार का और बाकी भाग अंग्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए कानून कैसे बनते हैं। तो नए कानून कैसे बनते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि नया कानून संसद में प्रस्तावित किया जाता है। पहले इसे चर्चा के लिए पेश किया जाता है, फिर दोनों सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होता है और उसमें कुछ संशोधन होने के बाद इसे मंजूरी दी जाती है। इसके बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कानून बन जाता है। मतलब कोई भी नया कानून तब बनेगा जब वो संसद में पेश किया जाएगा, उसमें दोनों सदन में उस पर चर्चा होगा, लोकसभा और राज्यसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति को मंजूरी मिलने के बाद जब उनका साइन हो जाएगा तो कोई भी नया कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था। तो आप लिखिएगा कि अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम राजस्व यानी कि कर वसूल करना होता था, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना था, वह न्याय और कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देता था। नेक्स्ट है महाभियोग किसे कहते हैं। तो महाभियोग वह स्थिति है जब कई ग्रह एक साथ एक राशि में स्थित होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है। महाभियोग क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर हम अपने से दे दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुन के लिख लीजिए कि महाभियोग क्या होता है कि जब कभी भी या राष्ट्रपति हो या कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो, जब उस पर बहुत सारे लोग मिल करके उसके खिलाफ याचिका दायर करते हैं और अगर उनका काम किसी का पसंद नहीं आता है, सांसद विधायक या राष्ट्रपति या किन्हीं का, तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है और ये संसद में पेश किया जाता है। उसके बाद उन्हें बहुत, जैसे मान लेते कि 50 लोग अगर है उस संसद में, तो 50 लोग में से कम आधा से ज़्यादा लोग, 1/3 लोग
उसके पक्ष में होना चाहिए। अगर उतने पक्ष नहीं रहते हैं तो उनको उस पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग से राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री किसी को भी हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा गया, इसीलिए इसको हम बोल दिए, वही लिख लीजिएगा। संसाधन संरक्षण क्या है? तो आप लोग लिखिएगा, संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संपत्तियों जैसे जल, वन, मिट्टी, खनिज आदि का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। मतलब संसाधन का संरक्षण का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास संसाधन है प्राकृतिक, चाहे वो जल है, चाहे वो जंगल है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे जो खनिज है, उसको ऐसा उपयोग करें कि हम लोग तो उपयोग करें ही करें, हमारे आने वाला पीढ़ी भी उपयोग करे। जैसे हम लोग का जो पानी है, हम लोग इतना अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, उससे खेत पटा रहे हैं, पता नहीं और कितना सारा उपयोग में कर रहे हैं। अगर हम लोग का दादा परदादा जो पहले के लोग थे, अगर वो पानी बचा के नहीं रखते तो आज हम लोग को मिलता नहीं मिलता। तो इसी तरह से जितने भी प्राकृतिक संसाधन अगर हम लोग उसको बचा कर रखेंगे तो आने वाला पीढ़ियों के लिए वो बच करके रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आते हैं कि कृषि कार्य क्या है? तो आप लोग गांव से जो बिलोंग करते हैं उनको अच्छा से पता होगा कि कृषि कार्य में फसल उगाया जाता है ना, भूमि की जुताई की जाती है, बीज बोना होता है, सिंचाई करना होता है, फसल का देखभाल करना होता है, ये सब शामिल है, सब कृषि का कार्य है। यह मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। और कृषि कार्य क्या है? तो ये मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इतना भी लिखिएगा तो 2 नंबर आ जाएगा। फिर सरकार के 3 अंग का नाम लिखना है। तो सरकार का जो 3 अंग होता है, एक होता है विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाने वाला है, और न्यायपालिका वो कानून का पालन और उसका संरक्षण करता है और कोई भी विवाद का सुलझाने का काम करता है। तो आप लिख दीजिए सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का काम भी हम दिखा दिए आपको अलग से। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा कुछ पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झूम खेती क्या हो सकता है, अगर मिलान करने के लिए बोलेगा तो आप लिखिएगा कि झूम खेती एक तरह का घुमंतु खेती होता है। झूम खेती को घुमंतु खेती के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें किसान एक स्थान पर खेती करने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपसे रानी चेन्नम्मा के बारे में अगर पूछा जाता है कि सही गलत के बारे में, तो रानी चेन्नप्पा जो है ना वो कित्तूर में विद्रोह का नेतृत्व करती है। कहाँ पर विद्रोह नेतृत्व करती है रानी चेन्नम्मा? तो रानी चेन्नम्मा जो है कित्तूर में विद्रोह का नेतृत्व करती है। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। और चट्टान बांध का सही मिलान करना है, तो जब भी चट्टान वाला या बांध वाला आता है इसका मिलान करने के लिए, तो ये मृदा अपरदन को रोकता है। कहीं भी चट्टान बांध होता है ना तो मिट्टी को बहने से रोकता है। चट्टान बांध का निर्माण मृदा को कटाव को रोकने के लिए और मिट्टी के संरक्षण में मदद करते हैं, और इसी के लिए चट्टान बांध बनाया जाता है। कॉफ़ी उत्पादन के बारे में बात पूछा जाएगा तो कॉफ़ी उत्पादन है जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और ब्राज़ील में दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपसे पूछा जा सकता है, मिलान करने में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। अधीनस्थ अदालत का सही मिलान क्या है अगर पूछ दिया जाता है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि अधीनस्थ न्यायालय को ही जिला न्यायालय भी कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो अदालत, वे अदालतें होती है जो जिला न्यायालय के अधीन में होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो जिला न्यायालय के अधीन में होता है। देखिए झूम खेती को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, उसको घुमंतु खेती भी कहते हैं। रानी चेन्नम्मा क्या है, तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर में विद्रोह का नेतृत्व करती है। चट्टान बांध क्या है, तो चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकता है। और कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। और धनिस्थ अदालत को जिला न्यायालय भी कहते हैं। और अगर सही गलत में कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनता है तो आप कैसे करेंगे कि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, तो लिखेंगे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में कमज़ोर होता गया और धीरे धीरे विघटित हो गया। 18वीं सदी का मुगल साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, सही है कि गलत? तो आप लिखिएगा कि जेम्स जो मिल है वो भारतीय कालखंड को 3 खंड में बांटा, ये सही है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जेम्स मिल के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में विभाजित किया। देखिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 खंड में बांटा है, तो एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटिश कालखंड, ये 3 खंड में विभाजित किया है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्च बनाते हैं, तो सही बात सही है कि हम लोग मृदा का आर्द्रता को रोकने के लिए उसमें मल्चिंग बनाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि मल्चिंग पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की सतह को कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से ढका जाता है ताकि नमी जो नीचे वो बनाए रखा जा सके और खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ये हो सकता है कि गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है, तो हाँ सही बात है, गंगा का जो मैदान है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि गंगा का मैदान क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। जल संसाधन के कारण भारत के सबसे घनी आबादी वाले जो क्षेत्र है वो गंगा के किनारे ही बसते हैं, तो ये सही है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार की संख्या, तो देखिए अभी जो है संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार की संख्या
10 जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि एगो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, उल्लेखित है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। हम एक जगह थोड़ा कहीं पढ़ाने समय लग रहा है कुछ और बता दिए थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1986 में शायद इसको हटा दिया गया था। तो ठीक है, और आपको और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, चांसेस है कि आ ही जाएगा। देखिए, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि हैदर अली है और टीपू सुल्तान है, ये कहाँ के शासक हैं? तो आप याद रख लीजिएगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वे मैसूर के शासक है। पहले गवर्नर जनरल, तो आज के समय में नहीं, जब हमारा भारत गुलाम था तो गवर्नर जनरल बनते थे, तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम बारिंग हेस्टिंग था। और सुनहरा रेशा, तो पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अंगूर की खेती को, तो अंगूर का जो खेती करते हैं उसको विटीकल्चर कहलाता है। और राज्यसभा के सभापति जो होता है, तो जो भी राज्यसभा के सभापति बनेंगे वो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अब देखिए, क्लास 8 के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। रह गया है बात कि और बाकी आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, एक बार कमेंट करिए, हमको नहीं पता है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आने का चांसेस है, तो हम किसी तरह से इसको बना लिए हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्त को भी इसको भेज दीजिएगा। क्लास 8 के लिए ये वीडियो ज़्यादा जरूरी है, सामाजिक विज्ञान।